हाँ बेटा, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं अपन। सबसे पहले अपन देखते हैं डेविसन एंड जर्मर ने किया क्या। देखो, डी ब्रोगली आइंस्टीन ने बोला कि एवरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिहेव्स लाइक पार्टिकल, मतलब डुअल नेचर होता है। कई फिनोमिना अपन ने वेव नेचर से समझे थे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एटसेट्रा, और अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अपन ने उसको पार्टिकल नेचर लिया। अगर वेव नेचर लेते तो आंसर ही नहीं आता है। वेव नेचर के हिसाब से तो लाइट गिर रही है तो इलेक्ट्रॉन हर मेटल एमिट करना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि जिन वेव की फ्रीक्वेंसी लेस देन या मतलब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देते ही नहीं है, चाहे कितने ही फोटोन गिरा दो। तो एनर्जी बंडल के फॉर्म में गिर रही है अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर। ठीक है साहब, डी ब्रोगली ने उल्टी बात कर दी, एवरी पार्टिकल बिहेव्स लाइक वेव। अगर वेव का डुअल नेचर होता तो पार्टिकल का भी डुअल नेचर होता है। हर पार्टिकल, हर एम मास के पार्टिकल जो कि बहुत तेज चल रहा है उसके साथ एक वेव नेचर एसोसिएट होता है। उसकी वेवलेंथ याद है, लैम्डा बराबर h/p, वो सारी रामायण पढ़ ली। उसने बोल दिया, हमने मान लिया, डी ब्रोगली जी ने बोल दिया, हमने मान लिया। प्रूव करना पड़ता है, फिजिक्स में हर चीज को प्रूव करनी पड़ती है। वो प्रूव करा डेविसन एंड जर्मर ने। उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं उन्होंने क्या करा, क्या सारी बात समझते हैं। देखो, मुद्दे की बात यह, डेविसन जर्मर ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन बनाए थर्माइनिक एमिशन से। देखो, एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, क्या होता है, फोटोन गिरता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। एक होता है थर्माइनिक एमिशन, किसी चीज, किसी मेटल को गर्म करने से इलेक्ट्रॉन का एमिट होना हीट की वजह से, दैट इज कॉल्ड थर्माइनिक एमिशन। ठीक है साहब, तो उन्होंने क्या करा, एक फिलामेंट लिया। फिलामेंट मतलब वही आप समझ लो, आपकी पानी गर्म करने की रोड। फिलामेंट लिया, उसको गर्म करा, उसके आगे एक मेटल रखा। मेटल ऐसा रखा जिसका वर्क फंक्शन बहुत कम हो, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। ठीक साहब, अपना इंटरेस्ट उसमें है ही नहीं कौन सा मेटल रखा। ठीक है, बेरिलियम ऑक्साइड वो छोड़ो, अपने को नहीं देखता है। तो उसको गर्म करा, उसने इलेक्ट्रॉन एमिट करा, उन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेलरेट कराया यूजिंग ए पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जिससे उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया। इस पूरी सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन के पैदा होने से लेकर एक्सेलरेट करने को, है ना। तो इलेक्ट्रॉन गन बना दी जिससे इलेक्ट्रॉन एक पतली बीम के रूप में निकले। अभी बताऊंगा कैसे, इन द फॉर्म ऑफ वन बीम। तो एक बीम की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन निकले सारे, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन फिक्स कर दी उसने, एक पतली बीम बना दी। उनको गिराया निकल क्रिस्टल पे। सर निकल क्रिस्टल पे गिराया, ठीक है, निकल क्रिस्टल पे गिरा के उनको डिफ्रैक्ट करवाया, मतलब डिफ्रैक्ट हुए। और उसने ये देखा कि निकल क्रिस्टल से जो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट हुए उनको डिटेक्टर से डिटेक्ट किया। ये देखो, ऐसा डिटेक्टर लगाया रोटर, ये इलेक्ट्रॉन एमिट करवाया इस मेटल से, फिलामेंट लगा के गर्म करके मेटल इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, उनको पतली बीम बनाई। यहाँ पे एक पतला वो बना लगा देता, वो पतली बीम बनाई। यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल लगा के एक पतली बीम या नेगेटिव से, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस। अभी अपने को उसमें नहीं घुसना है, मुद्दे की बात करनी है अपने को ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह नहीं। तो एक्सेलरेट हुआ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से देखो, ये पॉजिटिव चार्ज से एक्सेलरेट हो गया, यहाँ से एक पतली बीम बन के निकले इलेक्ट्रॉन। यहाँ से मुद्दे की बात, ये एक पतली बीम बन गए, निकल क्रिस्टल पे गिरे, ये निकल क्रिस्टल। और ये एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्टिंग एंगल। क्या बोलते हैं इसको, डिफ्रैक्टिंग एंगल। और इसको बोलते हैं एंगल ग्लांसिंग एंगल। ये थीटा, ये सरफेस से जो एंगल बनाएंगे उसको ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं, ये। और इसको डिफ्रैक्टिंग एंगल। तो अलग अलग एंगल पे अलग अलग इलेक्ट्रॉन, ये डिटेक्टर, ये इलेक्ट्रॉनों को डिटेक्ट कर लेगा। जैसे ZNS की स्क्रीन ले लो, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गिर के स्पार्क पैदा करता है ZNS की स्क्रीन पे। छोड़ो, अपने को उससे मतलब नहीं है, टेक्निकल टर्म्स में मत जाओ, है ना। ये डिटेक्टर है जो इलेक्ट्रॉन पे स्पार्क पैदा कर देगा। ठीक है, लिख लो ये, तो इलेक्ट्रॉन टकराएंगे और स्पार्क पैदा होगा। ठीक साहब, ये यहां घूमता रहेगा। ठीक है, तो ये यहां पे रोटर घूम रहा है और आराम से। ठीक साहब, अब देखो, शुरू से अपन देखते हैं एक बार ये एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट क्या करता है, ये एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट दैट इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्रैक्ट होगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर जाता है कि इलेक्ट्रॉन जहां तो इस डायरेक्शन में रहते हैं, लेकिन अब अलग अलग जगह अलग अलग इंटेंसिटी मिली। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हर तरफ डिफ्रैक्ट होके गए। वो जो इंटर एटॉमिक सेपरेशन है इन एटम्स के बीच का, उनसे इलेक्ट्रॉनों का डिफ्रैक्शन हुआ है, तभी तो वो मुड़ मुड़ के आ गए। और डिफ्रैक्शन में आपको पता है अलग अलग जगह अलग अलग इंटेंसिटी मिलती है। कहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कहीं डिस्ट्रक्टिव होता है। जहां कंस्ट्रक्टिव होता है वहां इंटेंसिटी बढ़ जाती है, जहां डिस्ट्रक्टिव होता है वहां कम हो जाती है। याद आया सेंट्रल मैक्सिमा कैसा बना था? ठीक सर, तो अभी देखेंगे कि कितने एंगल पर क्या क्या इंटेंसिटी है। ठीक सर, तो ये दिस एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट दैट इलेक्ट्रॉन बीम इज डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिमॉन्स्ट्रेट द डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम के डिफ्रैक्शन को बताता है क्रिस्टल सरफेस से। ठीक है, एक्सपेरिमेंट प्रूव्स वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। तो ये प्रूव कर दे, अगर इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन हो गया तो प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि पार्टिकल का अगर सीधा सीधा जाता तो या तो ब्लॉक हो जाता या निकल जाता। ठीक सर, ये उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझा ही दिया मैंने। फिलामेंट गर्म होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, इलेक्ट्रॉनों की पतली बीम बनेगी, निकल क्रिस्टल पे टकराएगी और किसी एंगल पर डिफ्रैक्ट होकर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जिनको डिटेक्टर से डिटेक्ट कर लूंगा। रोटेटिंग डिटेक्टर है। ठीक सर, इलेक्ट्रॉन आर प्रोड्यूस्ड एंड एक्सेलरेटेड
है ना, थ्रो इलेक्ट्रॉन गन बाय अप्लाइंग ए पर्टिकुलर वोल्टेज, बाय अप्लाइंग ए पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है। तो मैं बोल दूं प्रोड्यूस कैसे प्रोड्यूस है, थर्बाइनिक एमिशन से, बिल्कुल ओके, हीट से मैंने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर दिए, ठीक साहब। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा इलेक्ट्रॉनों की, तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉनों के पास वो आ जाएगी इनटू एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज अप्लाई कराया उससे इलेक्ट्रॉनों के पास एनर्जी इनटू V आ जाएगी, ठीक है। ये एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम इज मेड टू फॉल ऑन निकल क्रिस्टल, ये जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम है इसको निकल क्रिस्टल पे गिराया, द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन आर डिटेक्टेड बाय डिटेक्टर, और ये जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है इनको डिटेक्टर द्वारा डिटेक्ट कर लिया अपन ने, तो ये स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है इनको डिटेक्टर द्वारा डिटेक्ट कर लिया, ठीक सा। चलो, द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आर शोन इन द फॉर्म ऑफ पोलर ग्राफ्स, ये देखो, तो अपने जो भी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट है उनको पोलर ग्राफ से बताया, ग्राफ समझाऊंगा क्या है, देखो। और ये ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट करें अपन ने, ये स्कैटरिंग इंटेंसिटी, देखो इसमें ये क्या है, आप इस पे देखो, ये ग्राफ क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझना, ये पोलर ग्राफ क्या है। जैसे इस ग्राफ का, ये ग्राफ है, इसके किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से मिला दो, है ना, ये ग्राफ है बेसिकली, है ना, ये किसी भी पॉइंट को आप, ग्राफ के किसी भी पॉइंट को आप इससे मिला दो, ठीक है, ये तो जब आप इनको मिलाओगे, तो ये जो लाइन की लेंथ है, देखो एक तो होगा एंगल, इस ये जो लाइन बनाओगे इसका एक तो होगा एक्स एक्सिस से एंगल, और एक होगा इसकी लेंथ, ठीक है। तो कितने एंगल पे कितनी लेंथ, यानी कि कितनी लेंथ का वेक्टर बना, जितनी ज्यादा लेंथ उतने इंटेंसिटी ज्यादा, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो लाइन की लेंथ है वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करती है, वो क्या किसको शो करती है, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन को। तो लेंथ ऑफ लाइन शोज इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, जितनी ज्यादा लेंथ। तो 44 डिग्री 44 वोल्टेज पर यह ग्राफ मिला, ये यहां पे 44 वोल्ट अप्लाई करा, तो 44 वोल्ट अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ बनी, मतलब उसके जो पार्टिकल नेचर, वेव नेचर की, पार्टिकल नेचर की इसकी वजह वेव नेचर की जो वेवलेंथ बनी, अरे यहां पे 44 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई करा, तो जो उसका वेव नेचर बना, उसकी जो वेवलेंथ बनी, उस हिसाब से जो डिफ्रैक्शन हुआ उसमें इस टाइप का ग्राफ मिला, इंटेंसिटी जो भी मिली। 54 वोल्ट जब लगाया, यहां पे 44 की जगह 54 कर दिया, जैसे 54 वोल्ट करा तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ अलग आएगी। अब बेटा अलग अलग वोल्टेज पे याद है कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ 12.27 अपॉन √V, नहीं लिखा है फॉर्मूला, एंगस्ट्रॉम, देख ले मैंने लिखा रखा, इसको यूं भी लिख रखा मैंने 150 डिवाइड बाई V, देखो ये वाला फॉर्मूला, ये 150 डिवाइड बाई V एंगस्ट्रॉम, देख ले आराम से। ये तो ये देखो, तो अपन ने क्या करा बेटा 54 वोल्ट, तो 54 वोल्ट पे भी जब अपन ने मिलाया अलग अलग जगह, तो ये देखो, तो सबसे बड़ी लाइन ये बनी, ये सबसे बड़ी लेंथ ये रही, ये, और ये जो लाइन बनी ये 50 डिग्री पे बनी, 50 डिग्री पे, मतलब 50 डिग्री पे सबसे ज्यादा स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन मिले। कब? जब 54 वोल्ट लगाया। देखो 54 वोल्ट जब अप्लाई करा इस सेटअप पे, तो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ आई, डी ब्रोगली वेवलेंथ 54 वोल्ट पे, ये देखो, है ना, ये करके बताता हूं कितनी आई, तो यहां पे लिखता हूं 54 वोल्ट 150 अपॉन 54, है ना बेटा, ये कैलकुलेटर से करो आप, तो आ जाएगा आपके √2.77, फिर इसका रूट करो आप, है ना, एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम, तो आप इसका और रूट करोगे तो आपके आ जाएगा आंसर, तो आ जाएगा ये 1.67 एंगस्ट्रॉम, ये 1.66 आएगा, 1.66, ठीक है, देख लेता हूं, मैंने किया था डिवाइड, 1.66 एंगस्ट्रॉम, कितना है ये 2.77 का रूट अंडर, हाँ 1.66 के करीब आ रहा है ना, 1.66 एंगस्ट्रॉम। तो क्या मैं बोल दूं 54 वोल्ट पर ये जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेवलेंथ 1.66 एंगस्ट्रॉम हो जाती है, और 50 डिग्री के एंगल पर एट फाई बराबर 50 डिग्री मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, फाई बराबर 50 डिग्री, एंगल ऑफ स्कैटरिंग एंगल इज 50 डिग्री फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन 50 डिग्री पे मिलते हैं, क्लियर है ये।
उसके बाद वापस से देखो 64 वोल्ट लगाया, मुझे लगा ग्राफ का जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे बढ़ता जा रहा है, पर ये देखा फिर वापस छोटी हो गई लेंथ, देख लो ये छोटी आने लग गई। क्यों? क्योंकि इस बार फिर इलेक्ट्रॉनों के नंबर कम हो गए। तो मैं बोल दूं सबसे ज्यादा ये मैक्सिमम है, ये पूरा मैक्सिमम इस रिजल्ट का। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन को इंटेंसिटी मिली वो 50 डिग्री पे मिली और 54 वोल्ट पे मिली। तो आंसर इज एट 54 वोल्ट एंड एंगल इज 50 डिग्री, 50 डिग्री पर मैक्सिमम ये। ठीक साहब, क्लियर है सर? चलो अब देखो 54 वोल्ट पर ये देखो, अब अलग अलग एंगल पे देखा तो 50 डिग्री पे मैक्सिमम मिली, 40 डिग्री पे इतनी मिली, 60 पे ऐसी। ये देखो आप डिफ्रेक्शन का ग्राफ है। क्यों? क्योंकि देखो अब इसको यह समझाता हूं, निकल क्रिस्टल में हुआ क्या था, इधर देखो हुआ क्या था, ये ऐसा क्यों ग्राफ बना, हुआ क्या था, जो इलेक्ट्रॉन बीम गिरी उसके इलेक्ट्रॉन जब इंट्रामोलेक्युलर या ये आप समझ लो प्लेन जो क्रिस्टल के अंदर एटॉमिक प्लेन से, देखो ये एटम जमे हुए जिस लाइन में जमे हुए वो प्लेन, ये देखो ये जो एटॉमिक प्लेन है, ये सारे एटम का जो अरेंजमेंट है, ये एटॉमिक प्लेन्स, ये तो ये एटॉमिक प्लेन्स, इनसे जब इलेक्ट्रॉन आके डिफ्रेक्ट होके गए, समझ गए, ये जो इंट्रामोलेक्युलर से ये एटॉमिक सेपरेशन है, इनसे जो स्कैटरिंग हुई, तो जैसे एक बीम यहां से स्कैटर्ड होके गई, तो इनके बीच में इंटरफेरेंस होगा ना, क्लियर है? तो अलग अलग बीम के बीच में इंटरफेरेंस होगा, तो जैसे एक ये यूं गई और एक ये अंदर से यूं गई, तो मैं बोल दूं दोनों इंटरप्लेनर जो होता ना, इंटरप्लेनर डिस्टेंस जो अंदर प्लेन के बीच का जो सेपरेशन है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस ये डी, तो मैं बोल दूं अगर ये डिस्टेंस डी है और ये दोनों लाइन आ रही है पैरेलल, तो इसका परपेंडिकुलर हो गया ये, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन का परपेंडिकुलर ये है, तो ये भी एंगल थीटा हो गया क्या? तो अगर ये, इसको बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लांसिंग एंगल, ग्लांसिंग एंगल। तो ये एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन एंड दिस इज ग्लांसिंग एंगल। तो ये ग्लांस कर गई थीटा एंगल पर, मतलब प्लेनर, ये जो प्लेन है एटॉमिक प्लेन, उससे जो एंगल बनता है उसको ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं। तो ये रे आके यूं चली गई, ये अंदर वाली रे देखो ये यहाँ टकरा के यूं गई, तो क्या मैं बोल दूं इनके बीच में एंगल थीटा है, तो इसका परपेंडिकुलर ये और इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन का परपेंडिकुलर ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक साहब, तो ये एंगल, इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल, दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। अब ये स्मॉल डी है, ये थीटा है, तो ये डी साइन थीटा हो गया क्या? ये दिस इज डी साइन थीटा, दिस इज ऑल्सो डी साइन थीटा। तो मैं बोल दूं ये रही हूं आगे गई, तो ये 2d साइन थीटा हो गया। चलो आ जाओ, तो क्या मैं बोल दूं पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस है ना 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अरे देखो ना बेटा, ये पाथ डिफरेंस आ गया, तो इंटर प्लेनर सेपरेशन, इफ इंटर प्लेनर सेपरेशन इज स्मॉल डी देन दिस पाथ डिफरेंस डी, ये हो जाएगा डी साइन थीटा, ये और ये भी डी साइन थीटा, और यहां तक पाथ बराबर था, आगे का पाथ बराबर है, तो दिस इज 2d साइन थीटा। तो मैं बोल दूं दिस इज 2d साइन थीटा इज द पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा। अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाओ तो आपको ये सब पता पड़ता जाएगा। अब अपने को निकल क्रिस्टल का सेपरेशन पता है ये वो। अब देखो इलेक्ट्रॉनों के लिए, तो मैं ये बोल दूं अपन ने इलेक्ट्रॉन को 54 वोल्ट पे एक्सेलरेट कराया, तो उसका ये हिसाब किताब आया 1.66 एंगस्ट्रॉम, है ना, इसकी वेवलेंथ आई। अब यहाँ पे अब अपने को ये ब्रेक्स लो है ना, दिस इज कॉल्ड ब्रेक्स लो। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेक्स लो, है ना। तो अकॉर्डिंग टू ब्रेक्स लो, है ना, अपने पास 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा आया। क्या? वेयर d इज क्या है? वेयर d इज इंटरप्लेनर सेपरेशन। ठीक है, इंटरप्लेनर सेपरेशन, वेयर d इज इंटरप्लेनर सेपरेशन। ठीक साहब, तो d sin थीटा बराबर n लैम्डा। अब अपन यहां वैल्यू रखते जाएंगे और सोल्व करते जाएंगे। ठीक है, अब देखो कि ये जो है, अब अपना जो एंगल आया मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए, ठीक है। अब जो निकल क्रिस्टल का जो वो है सेपरेशन, देखो इससे प्रूव हो जाएगा कि हाँ यार 1.66 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ वाला क्यों हुआ। तो यहां पे d बराबर अपन जो सेपरेशन रखेंगे, और ये एंगल 65 डिग्री। सर 65 कैसे रखोगे बता देता हूं। आपने 50 डिग्री पर बताया ना मैक्सिमम नंबर। इफ दिस एंगल इज 50 डिग्री देन ये 180 हो गया। देखो अगर ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग 50 डिग्री है, तो क्या मैं बोल दूं ये टोटल 180 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 65 डिग्री, एंड दिस इज ऑल्सो 65 डिग्री। तो 65 और ये 50, तो बोल दो टोटल 180 हो गया। तो 65 डिग्री आ गया एंगल ऑफ ग्लांसिंग। ये
तो डी इज इंटर, ये आ गया 65, और ये जो इंटर प्लेनर सेपरेशन होता है वो होता है 0.91, है ना, और ये आ जाएगा साइन 65 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है ये, और n बराबर 1 रखता हूं, है ना, n बराबर 1, फॉर n बराबर 1, फॉर n बराबर 1, तो मुझे यहां से पता पड़ जाएगा, क्या पता पड़ जाएगा कि कितनी वेवलेंथ पर मैक्सिमा बनेगा, और ये देख लेना 1.66 ही आएगी। 54 वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ आई थी 1.66 एंगस्ट्रॉम, देखो ये उसके आसपास ही आएगी, ठीक है। तो साइन अपन निकालते हैं, साइन 65 डिग्री की वैल्यू, सबसे पहले तो साइन 65 डिग्री की वैल्यू देखो, है ना 0.82, तो ये 2 इंटू 0.91 इंटू 0.82, देखो कितना रहा है, इंटू 0.91 इंटू 2, एक मिनट सोल्व करते हैं इसको। हाँ बेटा, अब जब अपन इसको सोल्व करते हैं, जैसे देख, ठीक है, अपन ने साइन की वैल्यू रख दी 65, ये एंगल ऑफ ग्लांसिंग है ना, ये एंगल ऑफ ग्लांसिंग है, वही एक ही बात है, जैसे जैसे एंगल ऑफ स्कैटरिंग बदलेगा वैसे वैसे एंगल ऑफ ग्लांसिंग बदलेगा, और ये इंटर प्लेनर सेपरेशन है, स्मॉल डी, है ना, कई बुक में ये भी लिखा होता है डी साइन फाई बराबर एन लैम्डा, एक ही बात है बेटा, पर यहाँ पे ये डी क्या है, ये इंटर एटॉमिक सेपरेशन है ना, ये इंटर एटॉमिक सेपरेशन क्या होता है सर, ये रहा इंटर एटॉमिक सेपरेशन, ये वाला, ये तो ये कैपिटल डी होता है, हालांकि अपन ऐसे नहीं कर रहे हैं, तो इंटर एटॉमिक, तो कई बुक में ये लिखा होता है, तो दिस इज इंटर एटॉमिक सेपरेशन डी, और ये साइन फाई, ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग, नॉट एंगल ऑफ ग्लांसिंग, ये थीटा, साइन फाई एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है, और ये भी लिख सकते हो। तो अभी अपन इससे कर रहे हैं, तो इनका जो इंटरप्लेनर सेपरेशन है वो रख दो, जो भी निकल क्रिस्टल का होता है, और एंगल 65 डिग्री, क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ स्कैटरिंग जब 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो बचा हुआ 180 में से आधा आधा ये दोनों हो गया, तो 180 माइनस ये था 130 का आधा 65 हो गया, है ना, कैलकुलेट करके देख लेना 65 डिग्री आएगा, तो एंगल ऑफ ग्लांसिंग 65 डिग्री रखा, और सॉल्व कर दिया n बराबर 1, है ना, कि भाई सबसे छोटी वेवलेंथ, सॉरी सबसे बड़ी वेवलेंथ जिस पर अपने को, तो वही 1.65, मैं बोल दूं इट इज वेरी क्लोज टू, इट इज वेरी क्लोज टू, वेरी क्लोज टू डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन्ड बाय बोलो किससे, ऑब्टेन्ड बाय वेरी क्लोज टू डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, जैसे निकाली थी ना आप, ऑब्टेन्ड बाय मत लिखो, निकाल ली ना मैंने, 1.65 आई तो थी, ये देखो, ये डी ब्रोगली का ही तो फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के लिए, तो इसका मतलब जो डी ब्रोगली ने फॉर्मूला दिया वो बिल्कुल करेक्ट है, मतलब आप सोच लो कितनी क्लोज आंसर आया है। तो जो इंटर एटॉमिक सेपरेशन है, इंटरप्लेनर सेपरेशन है, उस हिसाब से भी जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, क्या, किसका, ये इसके वेव नेचर का जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा इलेक्ट्रॉन बीम का, वो 65 डिग्री के हिसाब से मैंने निकाला, तो वो लैम्डा 1.65 एंगस्ट्रॉम आ रहा है, ठीक है, और ये दिस इज वेरी क्लोज टू डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, जो कि डी ब्रोगली वेवलेंथ के फॉर्मूले से जो वेवलेंथ है उसके बहुत क्लोज है, कितनी आई थी 1.66, का मतलब डी ब्रोगली ने बिल्कुल सही फॉर्मूला दिया था। हाँ बेटा, तो अपन ने भी डिफ्रैक्शन, वो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ा, उसमें ब्रेक्स लॉ पढ़ा, है ना, दो बातें पढ़ी थी, एक तो कैपिटल डी साइन फाई, है ना, एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज इक्वल टू एन लैम्डा, या 2d साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ ग्लांसिंग नॉट एंगल ऑफ स्कैटरिंग। आ जाओ बेटा, उस पर क्वेश्चन करते बेटा, एन इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ एनर्जी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट ऑन मेटेलिक फॉइल इफ द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज 0.55 एंगस्ट्रॉम, देन फाइंड द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन की बातें कर रहा है, यानी कि फाई चाहिए, और ये जो डिस्टेंस दी है दिस इज नॉट स्मॉल डी, दिस इज कैपिटल डी, तो बोल दूं यूजिंग ब्रेक्स लो क्या आ जाएगा, डी साइन वाई इज इक्वल टू एन लैम्डा, याद है इंटर एटॉमिक सेपरेशन डी कैपिटल डी होती थी, बताया था मैंने, अच्छा किस्मत से दो फॉर्मूला, 0.55 एंगस्ट्रॉम साइन थीटा निकालना है, सॉरी फाई निकालना है, एंगल ऑफ क्या ये, हाँ अच्छा, अब देखो बीम की, इलेक्ट्रॉन बीम की एनर्जी दी है, तो मैं बोल दूं पहले लैम्डा निकालना पड़ेगा, तो यूजिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ, यूजिंग
लेमडा ई इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। अभी देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ईवी होती है ना, मैंने बताया था ईवी, तो यहाँ से वोल्टेज आ जाएगा, तो बोल दो 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू ईवी, तो यहाँ से ई से ही गया, तो मैं बोल दूँ ये कितना गया 10 है, सॉरी 100, 100 नहीं 100 है ये, 10 है, सॉरी 100 नहीं है ना, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई से ही कट गया, तो ये आ जाएगा 10,000 वोल्ट, तो वी बराबर आ जाएगा 10,000 वोल्ट। ये यहाँ सही करा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ईवी, तो यहाँ से दी है 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू ईवी एक्सेलरेटिंग, तो ई से ही गया, तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज आ गया 10,000 वोल्ट, तो यहाँ से लेमडा इलेक्ट्रॉन, याद है मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन करा था डी ब्रोगली में, क्या कि काइनेटिक एनर्जी दे तो उससे इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी दे तो उससे वोल्टेज बना लो, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 12.27 अपॉन दिस इज 10,000, यहाँ से तो ये आ जाएगा कितना 10,000 शो कर दिया, तो 0.1227 एंगस्ट्रॉम, ये आ गया लेमडा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आ गया, तो इसकी इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है तो 4n बराबर 1, तो यहाँ से कितना जाएगा 0.1227 एंगस्ट्रॉम। ये अब इसको सोल्व कर देना, तो यहाँ से sin फाई इज इक्वल टू कितना रहा बेटा, ये तेरा मॉड्यूल का क्वेश्चन है, सोल्ड एग्जाम्पल का है ना, तो मैं ये कैलकुलेशन नहीं करूंगा, इतनी टफ कैलकुलेशन, ठीक है, आप कैलकुलेटर से करते रहना। 11.223 है ना, और फाई एंगल ऑफ स्कैटरिंग बराबर आ रहा है साइन इनवर्स 0.223, दिस इज लगभग 13 डिग्री। डिग्री क्लियर है क्या? चलो साहब, ये बात समझ में आ गई सर, क्लियर है? एक आधा बूस्टर में और क्वेश्चन वो कर लेना। तो मुद्दे की बात ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये बस, बाकी तो कैलकुलेशन है वो आप करते रहो। इंटर एटॉमिक सेपरेशन कैपिटल डी होती है और इंटर प्लेनर सेपरेशन स्मॉल डी होती है, जो अपन फॉर्मूला में बोलते हैं। दिस इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग और वो होता है एंगल ऑफ ग्लांसिंग। ठीक सर, अब आ जाओ कॉम्पटन इफेक्ट। देखो कॉम्पटन इफेक्ट होता क्या है, तो होता ही है कि किसी इलेक्ट्रॉन से कोई फोटोन इंटरेक्ट करता है, तो इंसिडेंट होने से पहले जो उसकी वेवलेंथ है, इंसिडेंट होने के बाद वो वेवलेंथ थोड़ी सी कम हो गई है, एक्सपेरिमेंटली कॉम्पटन ने देखा, इसके लिए उसको नोबेल प्राइज भी मिला। तो लैम्डा नॉट का फोटोन इंसिडेंट हुआ, तो बाद में जो वेवलेंथ आई फोटोन की वो थोड़ी एनर्जी कम हो गई, वेवलेंथ बढ़ गई। क्या हो गया, समझ में आ गई? तो उसकी एनर्जी कम हो गई और वेवलेंथ बढ़ गई, ज्यादा वेवलेंथ के फोटोन मिले। इसका मतलब कुछ एनर्जी फोटोन ने लूज कर दी है, इसका मतलब फोटोन की वेवलेंथ चेंज हो जाती है इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करने पर। सर कितनी एनर्जी लॉस करी, वेवलेंथ बढ़ गई मतलब एनर्जी कम हो गई। सर कितनी एनर्जी लूज करी, तो मैं बोल दूं वो जो भी एनर्जी इसने लूज करी वो दो फॉर्म में होगी। एक तो इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना एटम से, दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अरे इलेक्ट्रॉन से, किसी इलेक्ट्रॉन को एटम से फ्री करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और बाकी बची हुई रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी की है, तो दो पार्ट में यूज करी, एक इलेक्ट्रॉन ने अपने आप को फ्री करने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी, और एक इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो क्या मैं बोल दूं कि दो फॉर्म में एनर्जी, तो एनर्जी शुरू से देखो, तो कॉम्पटन इफेक्ट क्या, द स्कैटरिंग ऑफ फोटोन बाय एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। किसी इलेक्ट्रॉन से फोटोन का स्कैटर्ड हो जाना इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, एनर्जी एंड मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। हाँ, इस प्रोसेस में एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्योंकि पार्टिकल का स्कैटरिंग फोटोन विल हैव लेस एनर्जी और मोर वेवलेंथ। सही बात है, जो स्कैटरिंग फोटोन है उसकी एनर्जी कम हो जाएगी और वेवलेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है साहब, एज कंपेयर टू इंसिडेंट फोटोन। ठीक है सर। हाँ, द लॉस्ट एनर्जी लॉस्ट बाय द फोटोन विल बी यूज्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन टू पार्ट्स। क्या, वन टू फ्री फ्रॉम इटसेल्फ, टू फ्री फ्रॉम एटम, टू फ्री इटसेल्फ फ्रॉम एटम, एटम से खुद को फ्री करवाने में, और अदर पार्ट विल बी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखो, एक पार्ट तो एटम से खुद को फ्री कराने में चला गया और दूसरा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। ओके सर। अच्छा, दिस चेंज इन वेवलेंथ इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट। ये जो वेवलेंथ में चेंज आया, क्या आया, लैम्डा डैश हो गई, लैम्डा से बढ़ गई, एनर्जी घट गई, वेवलेंथ बढ़ गई, तो ये लैम्डा डैश हो गई लैम्डा से। दिस शिफ्ट, जिसको बोलते हैं डेल लैम्डा, ये दिस शिफ्ट इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको, कॉम्पटन शिफ्ट। ये कॉम्पटन शिफ्ट, ये एंड दिस इज गिवन बाय, इसका डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं हमने को। पहली बात तो कॉम्पटन इफेक्ट इतना पढ़, तो h बाई एम नॉट सी, वेयर रेस्ट मास, एम नॉट इज रेस्ट मास, है ना, ये 1 माइनस कोस फाई। ठीक है, चलो सर। दिस शिफ्ट विल बी मैक्सिमम 4, ये इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है ना, मैक्सिमम 4, फाई बराबर 180। देख लो, फाई 180 रखोगे, ये थीटा, ठीक है, वो स्कैटरिंग एंगल 180। ठीक है, ये मतलब वो ये स्कैटरिंग एंगल है, फाई मतलब स्कैटरिंग एंगल 180 से टर्न करके चली गई। क्लियर है? तो विल बी मैक्सिमम, जब ये 2 आ जाएगा तो 2h बाई एम नॉट सी। क्लियर है? तो रे आई चली गई। ठीक है ना, तो 180 होगा तो मैक्सिमम होगा, 180 पे -1 आ जाएगा। ठीक है,
ये, तो ये मैक्सिमम शिफ्ट आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। अपन इस फॉर्मूला से क्वेश्चन कर लेंगे अगर छोटा मोटा कोई क्वेश्चन होगा तो, है ना। ज्यादा माथा पड़ी अब कैलकुलेशन है, आप अपने मॉड्यूल में बूस्टर सॉरी एग्जांपल 33 है, कर लेना। वैसे नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेना तो आपको थोड़ा सा कॉम्पटन इफेक्ट की रामायण समझ में आ जाएगी। तो कॉम्पटन इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, एक फोटोन का इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन एंड आफ्टर इंटरेक्शन फोटोन की एनर्जी रिड्यूस हो जाती है, स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी रिड्यूस हो जाती है और वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है। ओके सर, हाँ बेटा, इंटेंसिटी की बात करते हैं अपन। क्या बात करते हैं, इंटेंसिटी। तो देखो बेटा, इंटेंसिटी क्या होती है किसी भी लाइट की, तो इंटेंसिटी इट इज एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड, नॉट नंबर ऑफ फोटोन। ध्यान रखना, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड, नॉट नंबर ऑफ फोटोन, नॉट नंबर ऑफ फोटोन। ध्यान रखना, नंबर ऑफ फोटोन नहीं होता, नंबर ऑफ फोटोन। बेटा मिसकंसेप्शन होता है, ठीक है। लेकिन अपने ज्यादातर जो बात करेंगे वो नंबर ऑफ फोटोन से इंटेंसिटी को डिफाइन कर देंगे हम, उसका भी रीजन बताऊंगा मैं अभी, ठीक है। तो एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड, दिस इज अ टेक्निकल डेफिनेशन, है ना। अब नंबर ऑफ फोटोन ही तब ले लेते जब फॉर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। अगर एक सोर्स की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट और डिस्टेंस कम ज्यादा कर रहे हैं, तो जब फोटोन की फ्रीक्वेंसी फिक्स है, एक फोटोन की एनर्जी फिक्स हो गई। अब इंटेंसिटी या एनर्जी कब कम ज्यादा होगी, जब नंबर ऑफ फोटोन कम ज्यादा होंगे। तो अगर एक फिक्स फ्रीक्वेंसी का सोर्स लूं जिसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है, अब आप दूर पास करोगे उसको, इसके कैथोड के सामने दूर पास करोगे, तो जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे वो डिपेंड करेंगे कितने फोटोन गिरे। तो इंटेंसिटी अब फोटोनों पे डिपेंड करेगी। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी फिक्स है, तो एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी एनर्जी फिक्स हो गई, और जब एक फोटोन की एनर्जी फिक्स है तो आप दूर ले जाओगे तो नंबर ऑफ फोटोन कम गिरेंगे, पास लाओगे तो ज्यादा गिरेंगे। ठीक सर, तो एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड इज इंटेंसिटी, नॉट नंबर ऑफ फोटोन। हाँ, नंबर ऑफ फोटोन होगी, अब यहां पे लिख दूं, इफ फ्रीक्वेंसी इज फिक्स्ड, यहां से एक स्टार मार करके लाइन लिख दो। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, ध्यान रखना इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ये बात बता रहा हूं, तुम्हारे को ऐसा लगेगा सर गलत बता रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग फोटोन ही समझते हैं, फोर्स। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज फिक्स्ड, ध्यान रखना फिक्स्ड, क्योंकि हम इतने क्वेश्चन कर लेते कि हम, देखो उसमें गलती नहीं है, हम इतने क्वेश्चन कर लेते कि हमारी हैबिट हो जाती है नंबर ऑफ फोटोन समझने की। हालांकि अपने नंबर ऑफ फोटोन ही काम आएगा, फिर बता देता हूं मैं। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज फिक्स्ड, देन इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन। एससी वर्मा में ये लाइन लिखी है, अब अपन क्या ये लाइन देखिए, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है। तो इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन के प्रोपोर्शनल है। कब? जब फ्रीक्वेंसी फिक्स हो, सोर्स फिक्स हो, ठीक सर, आ जाओ, है ना, मोनोक्रोमेटिक सोर्स की, ठीक है। अब देखो, अब एक बात बताओ आप, जैसे मैंने बोल दिया आपको कि एक क्वेश्चन देता हूं, ये मान लो 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले रहा हूं, ये ट्यूब है, ये ए प्लेट है ना, ये एरिया जानबूझ के 1 मीटर स्क्वायर ले रहा हूं, मेरे को डिवाइड नहीं करना है। और यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 100 इलेक्ट्रॉन ऑफ 100 फोटोन ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ ई एनर्जी इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईच, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईच, ये गिरा है, ठीक है। यहां पे वही, ठीक है, ये फिर से 1 मीटर स्क्वायर, ये भी, यहां पे भी मैंने 100 फोटोन गिरा है, ठीक है ना, 100 फोटोन सॉरी 200 फोटोन, ठीक है, ऑफ E इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईच। फिर से सबकी एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वहां पे भी 100 गिरा है, यहां पे वहां 100 गिरा है, 200 गिरा है, वहां पे भी 10 का, यहां पे भी 10 का, ठीक है। फिर थर्ड लिया, ये फिर से 1 मीटर स्क्वायर, ये सी ट्यूब, यहां पे मैंने गिरा है 100 फोटोन ऑफ 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 20 कर दो, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईच, ई बराबर, है ना, यहां पे 20, ठीक है। एक और फोर्थ केस और लो, 1 मीटर स्क्वायर डी, यहां गिरा है मैंने 50 फोटोन ऑफ E इज इक्वल टू
E इजिकल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईच। ठीक है, ये 4 ट्यूब है, ए बी सी डी, ये 4 प्लेट है ना, 4 प्लेट है। यहां मैं 100 फोटोन गिरा रहा हूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईच, है ना, 200 फोटोन गिरा रहा हूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईच है ना, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां 100 गिरा रहा हूं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, यहां 50 गिरा रहा हूं 3 के। अब समझना बेटा ध्यान से हो। अब देखो इन दो में कंपैरिजन तो बहुत आसान है, इंटेंसिटी ए और बी है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब मेरा क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन कौन सा सही है? ए, आई ए इज ग्रेटर देन आई बी, सॉरी आई बी इज ग्रेटर देन आई ए। इन दोनों में से बी की इंटेंसिटी ज्यादा है, तो ये जो लोग नंबर ऑफ फोटोन सोचते हैं वो भी राइट कर देंगे इसको। तो कैसे? यहां देखेंगे फोटोन 100 है, यहां 200 है, तो फट बोल देंगे इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। यस ऑफ कोर्स बी की इंटेंसिटी ज्यादा है। तो ये फोटोन देख के बोल दिया, लेकिन ये अधूरी इंफॉर्मेशन थी। जिन्होंने फोटोन देख के बोल दिया वो उलझ सकते हैं। सर कैसे? बताता हूं। अभी यहां तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, एक हर फोटोन की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि मैं बोलता हूं दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, ए और बी में फ्रीक्वेंसी सेम है, तभी तो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन आर सेम। तो दोनों में एक फोटोन की एनर्जी सेम है। अब मैं बोल दूं इधर नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा है तो इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो बोल दो इंटेंसिटी इन बी इज ग्रेटर देन ए, है ना। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन इन बी इज, है ना, फॉर फिक्स फ्रीक्वेंसी, फॉर न्यू बराबर कांस्टेंट, दोनों में न्यू बराबर सेम, फॉर सेम न्यू बराबर सेम, दोनों में न्यू सेम है। नंबर ऑफ फोटोन इन बी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ फोटोन इन ए। तो मैं बोल दूं वहां पे अगर सेम एनर्जी के 200 फोटोन गिरेंगे तो मैं बोल दूं डबल एनर्जी पर सेकंड गिरेगी। यहां पर सेकंड कर दो, ये पर सेकंड गिर रहे हैं फोटोन, ये सारे फोटोन पर सेकंड है ना, पर सेकंड पर सेकंड। तो मैं बोलता हूं यहाँ 100 फोटोन पर सेकंड गिर रहे हैं, 200 फोटोन, तो यहाँ पे डबल एनर्जी गिर रही है, क्योंकि यहाँ देखो ना कितनी है, तो यहाँ इंटेंसिटी है, बोलो सॉल्यूशन में लिख रहा हूं आई ए, तो मैं बोल दूं आई ए कितनी एनर्जी 10 एक के 100, तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड गिर रही है क्या? दिस इज द एनर्जी। तो इंटेंसिटी ऑन ए ट्यूब ऑन ए प्लेट वुड बी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहां पे आई बी बराबर 200, आई बी बराबर 200, ये देखे ना 200 इंटू 1, 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहां 200, यहां 100 है। आई सी, यहां 100 फोटोन गिर रहे हैं 2-2 के, तो मैं बोल दूं आई सी IC इज इक्वल टू, अब देखो यहां 100 गिर रहे हैं, यहां 100 गिर रहे हैं, कई बच्चे इनको देख के बोल देता IA बराबर IC। यहां ऑप्शन देता हूं मैं, क्या IA और IC इक्वल होगा क्या? आ जाओ इधर, है ना, ये B IA और IC की बात करता हूं, IA IC, IA इक्वल टू IC और C, है ना, और ऑप्शन देता हूं IA इज लेस देन IC, यानी कि IC ज्यादा है। अब आ जाओ, अब इक्वल है ये, तो जो लोग नंबर ऑफ फोटोन देखेंगे तो इक्वल बोल देंगे। ए जो नंबर ऑफ फोटोन को इंटेंसिटी समझते हो तो बोल देंगे दोनों में सेम है। फिर बता रहा हूं अपने तो यही काम है कि फोटोन बढ़ेंगे इंटेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन ये नंबर ऑफ फोटोन सेम देख क्या तो इंटेंसिटी सेम बोल दोगे? नहीं। यहां पे देखो, यहां कितनी एनर्जी पर सेकंड, 100 फोटोन पर सेकंड गिर रहे, पर 2-2 के गिर रहे, तो यहां 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड एनर्जी गिर रही है। तो क्या मैं बोल दूं यहां डबल इंटेंसिटी है, तो IA से IB भी डबल है और IC भी डबल है। IB इसलिए डबल है क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन डबल हो गए, फोटोन की एनर्जी फिक्स है, नंबर ऑफ फोटोन डबल हो गए। ये केस हमारे काम आएगा ज्यादातर, तो हम आदत ही यही बना लेंगे। और इससे अगले वाले में बेटा ये क्या साइलेंट कर रखा तो भी फोन बज रहा है। हाँ, इससे अगले वाले में फोटोन सेम है, लेकिन एक फोटोन की एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज डबल्ड। तो मैं बोल दूं गिरने वाली एनर्जी डबल हो गई, तो फोटोन वही है, एनर्जी डबल हो गई, तो इंटेंसिटी कंफर्म गारंटेड IC की ज्यादा होगी, इनफैक्ट डबल होगी। ठीक है, तो इक्वल नहीं होगी, ध्यान रखना, ये राइट है, ये राइट है। कारण क्या है यहां पे? नंबर ऑफ फोटोन आर सेम, नंबर ऑफ फोटोन। देखो बड़ा अजीब लगेगा, किसी से पूछोगे तो सब यही कहेंगे गलत है, सही है ये बात बिल्कुल। मैं तुम्हारे को SC वर्मा क्वेश्चन करूंगा, नंबर ऑफ फोटोन इज सेम बट
एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज डबल। अब यहां इंटेंसिटी बढ़ने का कारण क्या है? सी ज्यादा होने का कारण क्या है? नंबर ऑफ फोटोन तो सेम है, Na बराबर Nc है, दोनों पे फोटोन तो सेम गिर रहे हैं, लेकिन एनर्जी ऑफ सी फोटोन इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ ए फोटोन। ए से सी में तगड़े फोटोन गिर रहे हैं, तो बराबर नंबर के तगड़े फोटोन गिर रहे हैं, तो एनर्जी इंटेंसिटी बढ़ गई। सर समझ में आ गया? तो इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन बढ़ने से भी बढ़ सकती है और इंटेंसिटी एक फोटोन की एनर्जी बढ़ने से भी बढ़ सकती है। कंफ्यूजन क्रिएट होगा, लेकिन ये सही बात है, इसलिए मैं लास्ट में पढ़ा रहा हूं। मैंने तुम्हारे को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक्सपेरिमेंट के साथ नहीं पढ़ाई, क्योंकि मुझे पता था तुम्हारे अंदर कंफ्यूजन आएगा, क्योंकि दुनिया ऐसी थी, यहां से पढ़ा के निकल जाती है एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट, सॉरी एनर्जी की जगह नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर यूनिट, तो उसमें कंफ्यूजन आता ही नहीं है। लेकिन फिर ढंग का क्वेश्चन आ गया तो अटक जाओगे। हालांकि नीट में कोई नहीं आ रहा तुम्हारे, फिर भी चलो कोई बात नहीं। यहां पे 50 फोटोन पर सेकेंड गिर रहे हैं, ईच ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हर फोटोन 3 का है, तो 50 फोटोन गिर रहे हैं। तो आ जाओ इधर। अब देखो तो यहां पे कितनी आएगी इंटेंसिटी, तो आईडी बोलो कितना हो जाएगा यहां से, आईडी इक्वल टू आईडी इज इक्वल टू बोलो 3, तो 50 इंटू 3 कितना आ जाएगा बेटा 150, 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड 150। अब यहाँ एनर्जी 150 गिरी। अब यहाँ देखो फोटोन कम गिर रहे हैं, मैं ए से कंपेयर कर रहा हूँ, ए में 100 गिर रहे हैं या कम गिर रहे हैं, यहाँ फोटोन कम है, बच्चा इंटेंसिटी कम बोल देता है, लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा इसकी इंटेंसिटी उससे ज्यादा है। यहाँ 100 गिर रही है एनर्जी, यहाँ 150 गिर रही है, तो एनर्जी यहाँ ज्यादा गिर रही है जबकि फोटोन कम है, क्योंकि नो डाउट फोटोन आधे हो गए, लेकिन एक फोटोन की एनर्जी 3 गुना हो गई, तो एनर्जी ज्यादा है। बड़ी सर अजीब बातें बता रहे हो आप, बिल्कुल सही बातें ये, ठीक है, जाके पूछो किसी के। हाँ तो आई ए से आईडी ज्यादा होगा, ठीक है, आई ए और आईडी में आईडी ज्यादा होगा, ठीक है। कई बार किताबों में आई ए आईडी ये दिया होता है बेटा, फिर बता देता हूं ये ज्यादा होगा। हालांकि यहां पे लिख देना, हालांकि एन ए इज ग्रेटर देन एन डी, बट ई ए इज ग्रेटर देन ई डी, एंड टोटल एनर्जी क्या, एन ई बाई टी इज ग्रेटर फॉर डी। ए नंबर ऑफ फोटोन कितने गिर रहे हैं पर सेकेंड, और एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, उसका मल्टीप्लिकेशन डी के लिए ज्यादा है क्या। तो नो डाउट आपको एक बार देख के तो ये लगेगा डी में ए में फोटोन ज्यादा गिर रहे तो इंटेंसिटी ज्यादा है, लेकिन एन इंटू ई अपॉन टी का मल्टीप्लिकेशन डी में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड कम गिरने के बावजूद भी एनर्जी एक फोटोन की 3 गुना है। ओके सर, तो इंटेंसिटी में आपको टोटल एनर्जी कितनी गिर रही है पर यूनिट एरिया पर सेकेंड पे वो देखनी होती है, नॉट नंबर ऑफ फोटोन। हाँ अब हमारे काम नंबर ऑफ फोटोन ही आएंगे। जैसे देख मैं तेरे को वही क्वेश्चन कराता हूं जो तेरे काम आएंगे, है ना, ये मैंने बात पूरी बता दी है ना। फिर एक बारी क्वेश्चन करूंगा एग्जाम्पल, पहले ये नीट लेवल के एग्जाम्पल, नीट लेवल एग्जाम्पल, ठीक है। ये देखो, अच्छा इन्हें फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब एक्सपेरिमेंट उन्हें सेम फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब experiment is performed twice and its outcome are and obtained graph is ये आपने 2 बार परफॉर्म करा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये N1, ये N2, ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये है पोटेंशियल कैथोड, अपन जो एनोड कैथोड के रेस्पेक्ट में एनोड पे जो पोटेंशियल लगाया, और ये है आई, ये ठीक है। ये देखो, अब आ जाओ, ठीक है। अब ये 2 बार एक्सपेरिमेंट करा, यहां से देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम मिला आपको, देखो तो बोल दूं
अकॉर्डिंग टू ग्राफ, है ना, दोनों एक्सपेरिमेंट में मैं बोल दूं स्टॉपिंग पोटेंशियल इन 1 इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल इन 2, और दोनों ग्राफ में स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब मैं बोल दूं, ए बेटा, इसका मतलब मैं बोल दूं के मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन, के मैक्सिमम इन 1 इज इक्वल टू के मैक्सिमम इन 2। तो दोनों बार जो एक्सपेरिमेंट करा आपने उसमें इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुआ उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सेम है, दोनों बार जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ पहले और दूसरे में उसकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, और दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। वर्क फंक्शन देखो, तो मैं बोल दूं φ1, अच्छा फाई तो सेम होगा, फाई सेम ट्यूब है, फॉर सेम ट्यूब, आपने कोई मेटल थोड़ी चेंज करा, सेम ट्यूब, मेटल इज नॉट चेंज्ड, अरे यही मानेंगे अपन, तो फाई सेम, और जब फाई सेम है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दोनों में इक्वल है, तो मैं बोल दूं एनर्जी ऑफ फोटोन सेम, एनर्जी ऑफ फोटोन E1 बराबर E2, एनर्जी ऑफ फोटोन, मैं गारंटी ले सकता हूं एनर्जी ऑफ ईच फोटोन सेम है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। तो यहां से मैंने एक निष्कर्ष निकाल दिया कि के मैक्सिमम सेम आई, और के मैक्सिमम सेम आई, इसका मतलब जो फोटोन गिर रहे हैं उनकी एनर्जी सेम है, क्यों? क्योंकि वर्क फंक्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि मेटल सेम है। और ये क्या होती है एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, तो E बराबर कैसे निकाली मैंने, के मैक्सिमम प्लस फाई, जो एनर्जी बच गई प्लस जितनी बाहर निकलने में गई, तो ये तो के एनर्जी जो मैक्सिमम एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस फाई मिला के सेम है, ठीक साहब। अच्छा, अब यहां से नंबर ऑफ फोटोन मैं बोल दूं saturation current I saturation in 2 is greater than I saturation in 1, तो saturation current 1 से 2 में ज्यादा, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में ज्यादा है, इसका मतलब फोटोन ज्यादा गिरे, मींस नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड 2 में ज्यादा गिरे, 2 में ज्यादा गिरे 1 से, अरे वो इंसिडेंट वाले फोटोन की बात चल रही है, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड, तो 2 में ज्यादा गिरे 1 से, तो क्या मैं बोल दूं 2 में ज्यादा गिरे, तो यहां से मैं बोल दूं N2 इज ग्रेटर देन N1, सॉरी नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा, वो समझ में आ गया, तो मैं यहां से, अरे यार ये क्या करा मैंने, इंटेंसिटी कंपेयर करनी थी मेरे को ना, ये इंटेंसिटी है, चलो खैर कोई नहीं, N2 भी लिख दो। अब यहां इंटेंसिटी 2 इंटेंसिटी 1 ये कंपेयर करनी है ना, तो बोलो अब मैं बोल दूं, चूंकि अब देखो इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड इंटू एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकेंड इंटू एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। अरे एक फोटोन की एनर्जी कितनी और पर सेकेंड कितने गिर रहे हैं, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, ये तो यहां से मैं बोल दूं ये आ जाएगा कितना, नंबर ऑफ फोटोन, तो ये यहां पे N2 इंटू E है ना, ये आ जाएगी, ये N2 इंटू E, ये आ गया नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। अरे बोलो ना यार, तो मैं बोल दूं N2 ज्यादा है, तो इंटेंसिटी 2, इंटेंसिटी इन 2 इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी इन 1, ये तो 2 में गिरने वाली इंटेंसिटी 1 में गिरने वाली इंटेंसिटी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा गिर रहे हैं। तब मैं बोल दूं इनडायरेक्टली हमारा यही मीनिंग हो गया कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन। हाँ यहाँ वो चलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी सेम है, यहाँ दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, ई सेम है और फ्रीक्वेंसी भी सेम है, एनर्जी फोटोन की सेम है मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है। तो क्या मैं बोल दूं कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे नंबर ऑफ फोटोन, तो मैं बोल दूं इंटेंसिटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन 2 में ज्यादा है पर सेकंड गिरने वाले। तो हमारे जो लेवल में काम आएगी बात वो फिक्स फ्रीक्वेंसी पे नंबर ऑफ फोटोन कम ज्यादा होने पे, तो बोल दो इंटेंसिटी 2 की ज्यादा 1 से। अब आओ आगे, अगला देखो क्वेश्चन, बेटा समझना ध्यान से, अगला देखो। हाँ जैसे ट्यूब है, ये एनोड कैथोड, ठीक है, ये देखो, अरे एमीटर कलेक्टर ही कर ले यार, ये ले छोड़, अभी एनोड कैथोड में उलझो मत तुम। ये आपकी मेटेलिक प्लेट है, हाँ ये सोर्स है, पॉइंट सोर्स। क्या है ये? पॉइंट सोर्स है ना, और ये डिस्टेंस डी है, ये पॉइंट सोर्स की डिस्टेंस डी है। हाँ और ये वर्क फंक्शन कुछ है भाई है ना। इफ है ना, क्वेश्चन है, इफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सोर्स, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सोर्स एस इज इंक्रीज्ड, देन है ना, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सोर्स एस इज इंक्रीज, देन ए
स्टॉपिंग पोटेंशियल विल डिक्रीज है ना, पहला ऑप्शन ये है। बी, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल इंक्रीज, सेकेंड ऑप्शन ये है। तो पहला है डिक्रीज, दूसरा इंक्रीज, है ना। फिर तीसरा इंटेंसिटी, ये लिखो, हाँ, इंटेंसिटी फॉलिंग ऑन प्लेट विल डिक्रीज। डी, इंटेंसिटी फॉलिंग विल इंक्रीज। ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ेगी घटेगी या स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा? यार अब एक बात बताओ, आप पॉइंट सोर्स को दूर कर दोगे तो मैंने आपको समझाया था, याद है, नंबर ऑफ फोटोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। पॉइंट सोर्स स्फीयर में फैलते सारे फोटोन, बता रखा है सब। तो जैसे जैसे सोर्स को दूर ले जाओगे, मैं बोल दूं पर यूनिट एरिया पे फोटोन कम होते जाएंगे। आप डिस्टेंस डबल कर दोगे 1/4 हो जाएंगे, डिस्टेंस 3 गुनी कर दोगे 1/9 हो जाएंगे। एक क्वेश्चन यही मैं आया कराया था 16 मिली एम्पियर वाला और 7 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला। तो बोल दूं जैसे जैसे दूर ले जाऊंगा नंबर ऑफ फोटोन कम होंगे। देखो ये स्फीयर बड़ा होता जाएगा, देखो अभी इतना है, फिर यहां ले गए तो मैं बोल दूं और बड़ा स्फीयर हो जाएगा, तो यूनिट एरिया पे फोटोन कम आएंगे। तो बोल दो नंबर ऑफ फोटोन, तो एज आर इंक्रीजेज तो बोल दो नंबर ऑफ फोटोन कम होते जाएंगे। और फोटोन की फ्रीक्वेंसी, सोर्स वही है तो मैं बोल दूं फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। बेटा अगर वो सोर्स वो का वही है, आप एक बल्ब चाहे यहां जलाओ चाहे बॉम्बे में जलाओ, इस बल्ब से हर फोटोन की जो एनर्जी निकलेगी वो फिक्स होगी। यहां जितनी एनर्जी दे रहा वहां पे भी वही देगा। ठीक है, मेरे तक आते आते नंबर ऑफ फोटोन बहुत कम बचेंगे, बॉम्बे से यहां नेग्लिजिबल हो जाएंगे। तो जितना बल्ब मुझसे दूर होगा मेरे ऊपर फोटोन कम गिरेंगे। आप देखते नहीं कैमरे में से जब आपका फोटो खींचते हैं, यहाँ पे 2 लाइट लगाते हैं फ्लैश लाइट, तो वो उस लाइट से चेहरे पे अपने फोटोन ज्यादा गिरा के ब्राइटनेस बढ़ाई जाती है अपने फोटो की। ठीक है, तो जितना दूर जाएगा उतनी ब्राइटनेस या उतनी नंबर ऑफ फोटोन कम गिरेंगे। ठीक साहब, तो नंबर ऑफ फोटोन कम होगा लेकिन एक फोटोन की, लेकिन न्यू बराबर सेम, न्यू सेम रहेगा। तो मैं बोलता हूं एनर्जी ऑफ ईच फोटोन सेम रहेगी, ईच फोटोन सेम। तो अगर एनर्जी ऑफ ईच फोटोन सेम है तो मैं बोल दूं जो भी फोटोन गिरेगा, चाहे 1 गिरो चाहे 100, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी के मैक्सिमम फिक्स होगी, सेम रहेगी। बेटा तू चाहे 1 करोड़ फोटोन गिरा, अगर हर फोटोन की एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वर्क फंक्शन 3 है, तो बाहर निकलने में 7 अभी भी बचेगी, और जब सोर्स को दूर ले जाओगे तब भी 7 बचेगी। आप चाहे सोर्स को पास रखो चाहे दूर, 1 फोटोन की एनर्जी फिक्स रहेगी। 10 गिर रही है तो 10 ही रहेगी, अभी निकलेगा उसकी 7 एनर्जी होगी, दूर ले जाने पर गिरेगा तब भी 7 एनर्जी बचेगी। तो क्या मैं बोल दूं कि फोटोन जो एमिट होगा उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, 7 है तो 7 रहेगी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम रहेगा, तो Vs विल रिमेन सेम। जब काइनेटिक एनर्जी सेम है तो विल रिमेन सेम। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? जो सबसे तेज रोकने को वाले को रोकने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, Vs विल रिमेन सेम। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम रहेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीज होगा गलत, इंक्रीज होगा गलत। स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर फोटोन की एनर्जी वही रहेगी, क्योंकि सोर्स वही है। तो फर्क किस पे पड़ेगा? डिस्टेंस बढ़ने से इंटेंसिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 1 फोटोन की एनर्जी फिक्स है, अब तो नंबर ऑफ फोटोन, तो मैं बोल दूं इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन, लेकिन कब? नंबर ऑफ फोटोन कब? जब न्यू फिक्स, न्यू से, यहां न्यू से में सोर्स वही है, ये कह रहा था मैं। तो अपने यही बात काम आती है, अपना जो लेवल है उसमें। तो अगर सोर्स वही है तो इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन के प्रोपोर्शनल है, और दूर जाने पर नंबर ऑफ फोटोन घटेंगे। सर समझ में आ गई? तो यहां पे भी इंटेंसिटी 2 की ज्यादा है और यहां पे दूर जाने पर ये कम होगा। ठीक सर, समझ में आ गई? अब देखो बेटा, एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात, ठीक है, अब देखो, है ना। अब जो लफड़ा पड़ता है वो ये है, ये देख, यहां पे देख बेटा, अब ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल 1, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल 2, और ये है सैचुरेशन करंट, ये आई का ग्राफ है, आई, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये आई सैचुरेशन। अब देख बेटा, तेरे को हाँ इधर देखना। अब मैं बोल दूं यहां से, अगर मैं तेरे से पूछूं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज /R करेक्ट। ठीक है, A N1 इज इक्वल टू N2, B
N1 से N2 ज़्यादा है, ये 1 और 2 है ना, 1 N2 दो ग्राफ है। C ν1 इज इक्वल टू ν2, D ν1 से ν2 ज़्यादा है, ये है ना फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ν1 ν2 या ν2 फ्रीक्वेंसी ν1, फोटोन गिर रहे हैं ना ये। अब एक बात बताओ आप, है ना, ये तो बहुत आसान आसान बातें पूछ ली मैंने यहाँ। तो बोल दो सेचुरेशन करंट सेम, आई सेचुरेशन 1 बराबर आई सेचुरेशन 2, दोनों ट्यूब के सेचुरेशन करंट सेम है। ये दोनों एक्सपेरिमेंट, वही है, दो एक्सपेरिमेंट करे मैंने एक ही ट्यूब पे, तो सेम ट्यूब पे दो बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा और दोनों बार सेचुरेशन करंट सेम आया। इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन दोनों बार, पहली बार और दूसरी बार नंबर ऑफ फोटोन सेम गिरे, नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, N1 बराबर N2। तो क्या मैं बोल दूं N1 बराबर N2, तो नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इक्वल है, तो दोनों बार जो फोटोन गिरे वो नंबर इक्वल है, ठीक साहब। अच्छा अब बताओ, तो फोटोन तो सेम गिरे, अब बताओ इसमें कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किसमें ज्यादा है, तो मैं बोल दूं Vs2 इज ग्रेटर देन Vs1, स्टॉपिंग पोटेंशियल इन ट्यूब 2 इज ग्रेटर देन ट्यूब 1। तो दूसरे जो एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट में मुझे रोकने में इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी, तो फोटोन तो सेम आ गया, ये गलत हो गया। सेकंड में ज्यादा मेहनत करनी पड़ी रोकने में, इसका मतलब अच्छा ट्यूब वो की वही है, तो वर्क फंक्शन सेम है, ट्यूब सेम, ट्यूब सेम, ये लिखना पड़ेगा ट्यूब सेम, तो बोल दो वर्क फंक्शन फाई सेम है, फाई सेम। तो Vs2 ज्यादा, इसका मतलब दिस मींस Ke मैक्सिमम, ए सेकंड बार में तेज थी, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो सेकंड केस में ज्यादा है फर्स्ट से, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए बेटा उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो सेकंड केस में ज्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन तेज बाहर आ रहे हैं, तो सेकंड केस में इलेक्ट्रॉन फास्ट मूविंग तेज बाहर आ रहे हैं, और ट्यूब का वर्क फंक्शन सेम है। तो क्या मैं बोल दूं फोटोन की एनर्जी सेकंड में ज्यादा है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन इन सेकंड केस इज ग्रेटर देन फर्स्ट केस, तो सेकंड केस में जो फोटोन है उसकी एनर्जी तगड़ी है, तो वर्क फंक्शन सेम है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सेकंड में ज्यादा, इसका मतलब फोटोन तगड़ा गिरा था। कैसे पता पड़ा, E बराबर यूजिंग E इज इक्वल टू Ke मैक्सिमम प्लस वाई, तो फाई सेम था, ए फाई सेम था, ये सेम था, और Ke मैक्सिमम इसमें ज्यादा थी सेकंड में, ठीक है, Ke मैक्सिमम सेकंड में ज्यादा थी, ये तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सेकंड में ज्यादा थी। ओके सर, तो क्या मैं बोल दूं फ्रीक्वेंसी सेकंड की ज्यादा, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा, ये फोटोन तगड़े, तो सेकंड बार जो एक्सपेरिमेंट करा उसमें तगड़े फोटोन गिरा है, और नंबर दोनों में सेम थे, पहले भी 100 गिरा है अब भी 100 गिरा है, पर सेकंड में तगड़े गिरा है। सर समझ में आया, थोड़ा थोड़ा दिमाग में घुसा। तो ऐसे ग्राफ देखे खूब क्वेश्चन पूछता है, तुम्हारे यहाँ नंबर ही पूछ लेता है सेम। अब आओ इंटेंसिटी, अब देखो इन प्रीवियस क्वेश्चन, अब लफड़ा है, अब देखो बेटा, अब आपका मेरे पे से विश्वास उठने वाला है। इन प्रीवियस क्वेश्चन इंटेंसिटी ए I1 इक्वल टू I2, B I1 इज ग्रेटर देन I2, C I1 इज लेस देन I2। इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी को I लिख रहा हूं, करंट नहीं है ये, चलो इंटेंसिटी को INT लिख दो, छोड़ो, INT 1 बराबर INT 2 है ना, इंटेंसिटी 1 से इंटेंसिटी 2 ज्यादा है, इंटेंसिटी 1 इंटेंसिटी 2 से ज्यादा है, डी करंट से, या चल नन, या चल छोड़, 3 ही ऑप्शन है। अब देखो, अब बेटा देख, तेरा मेरे पे से विश्वास उठने वाला है, मैं जो बात बोलूंगा किताबों में अलग दिए, मैं अलग बोल रहा हूँ, तो तेरे को मैं गलत लगूंगा, लेकिन बात बिल्कुल सही है। तेरे को SC वर्मा का अगला क्वेश्चन दूंगा बेटा, उसमें अपनी बात राइट प्रूव हो जाएगी। देखो NCERT में जो लिखा हो बता देता हूँ, NCERT ये बोलती कि यह इंटेंसिटी सेम है, फिर बोल रहा हूँ वो नंबर ऑफ फोटोन देख के इंटेंसिटी सेम बोल देते हैं, लिखा है NCERT में ब्लैक बोल्ड लेटर में, समझ गए? तो एक तू आके मेरे से आर्गुमेंट करे, उससे पहले सब समझा देता हूँ, तेरे को सारी पिक्चर क्लियर कर देता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू NCERT इंटेंसिटी आर सेम, वो नंबर ऑफ फोटोन को इंटेंसिटी बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू NCERT इंटेंसिटी है ना, नंबर ऑफ फोटोन ही मान लिया उन्होंने, इंटेंसिटी इज ऑल है ना, इंटेंसिटी मींस नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है। तो वो तो नंबर ऑफ फोटोन को बता रहे, तो इसलिए वो तो हमेशा इसको आंसर दे रहे हैं। लेकिन बेटा आपको जान के ताज्जुब होगा, देखो आप खुद बताओ, इसमें फोटोन सेम गिर रहे हैं,
ठीक साफ सेम गिर रहे हैं, दोनों में 100 फोटोन गिरे, लेकिन इसमें तगड़े फोटोन गिर रहे हैं 2 सेकंड एक्सपेरिमेंट में तगड़े फोटोन गिर रहे हैं। यहाँ 5 का गिर रहा है, वहां 10 का गिर रहा है। तो तू बताना 5-5 के 100 नोट तो 500 रुपए होते हैं, 10-10 के 100 नोट तो 1000 रुपए होते हैं मेरे लाल। सर हिसाब के कच्चे हो आप। हाँ, तो इंटेंसिटी 2 की ज्यादा है, मैं गारंटी लेता हूं 2 की ज्यादा है, मान मेरी बात है। एनसीईआरटी ने 1 = 2 दिया हुआ है। सर अब हम क्या करें, हमारे को बताओ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बेटा अपने तो नंबर ऑफ फोटोन से करना, मतलब आप एनसीईआरटी के हिसाब से टिक करके आना। लेकिन सही बात बतानी मेरा फर्ज था, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये टिक करना बेटा। तो आप तो नंबर ऑफ फोटोन देखना, क्योंकि आपके ज्यादातर सोर्स की फ्रीक्वेंसी फिक्स देगा, और नहीं भी देगा तो भी एनसीईआरटी आंसर इसी से दे रही है। मैं तेरे को एक अब सर फिर आपने हमारे को कंफ्यूज क्यों करा, चला जाए एक क्वेश्चन लेते हैं। सर फिर आपने ये बातें करी क्यों, आपका ज्ञान आपके पास ही रखते ना, बताता हूं। इधर देख क्वेश्चन। हाँ बेटा ये एससी वर्मा क्वेश्चन देख, लिख एससीवी। इफ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी है ना, बोथ इंटेंसिटी बोथ आर डबल्ड, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी बोथ आर डबल्ड, देन ए आई saturation current I saturation will remain almost same। B है ना, ये स्टेटमेंट है, A है ना, स्टेटमेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट बी ये स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी डबल्ड, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट है। सेचुरेशन करंट आई सेचुरेशन विल रिमेन ऑलमोस्ट सेम, ए स्टेटमेंट ये। स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी डबल्ड, ठीक है, बी स्टेटमेंट ये। दोनों स्टेटमेंट पे सोचो और मेरे को ये बताओ कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स है, ठीक है ना। इसके वही ऑप्शन ए ट्रू, ए ट्रू, बी ट्रू, या चलो बी फॉल्स कर दो, फॉल्स। बी A false, B true, C both and B are true, D both and B are false, ठीक है बेटा। सोचो इसमें बहुत ध्यान से सोचो, मैंने जो बात बोली उसमें, है ना। अब इसका आंसर बेटा तेने एनसीईआरटी से दे दिया, बर्बाद है। एससी वर्मा क्वेश्चन है, जाके देख लो आप उसकी एक्सरसाइज में, ठीक है, मिल जाएगा आपको आराम से। हाँ बेटा अब देखो, अपन ने सोच लिया इसमें। हाँ, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी बोथ आर डबल्ड। तो दिमाग में सबसे पहली बात क्या जो आएगी, वो आएगी फ्रीक्वेंसी न्यू से 2 न्यू कर दी, बिल्कुल कर दी साहब। तो फोटोन की जो एनर्जी है वो ई से 2 ई हो गई, बिल्कुल सही बात है। तो फ्रीक्वेंसी न्यू, ये सॉल्यूशन लिख रहा हूं, फ्रीक्वेंसी न्यू से 2 न्यू, तो जो फोटोन की एनर्जी वो ई से 2 ई हो गई, बिल्कुल ओके। ये हो गई एनर्जी फोटोन की डबल, बिल्कुल सही बात है सर। तो एनर्जी डबल हो गई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल हो जाएगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल, अच्छा के मैक्सिमम पर डिपेंड करता है। तो बच्चा क्या करता है, एनर्जी फोटोन की डबल हो गई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डबल एनर्जी का फोटोन गिरेगा तो वो ये सोच लेता है इलेक्ट्रॉन भी डबल एनर्जी का निकलेगा, गलत। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल को वो ट्रू बताता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल को वो ट्रू बताता है, इस स्टेटमेंट को ट्रू बताता है। गलत है या फॉल्स है? याद कर, मैंने तेरे को बताया था कि अगर गिरने वाले फोटोन की एनर्जी डबल हो जाती है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर देन डबल हो जाता है, वीएस मोर देन डबल हो जाता है, वीएस मोर देन डबल। याद आया? मोर देन डबल। क्यों? क्योंकि याद है वीएस क्या होता है, तो के ई इसमें आएगा ई माइनस वाई और ये आएगा 2e माइनस वाई। तो मैं बोल दूं e माइनस वाई और 2e माइनस वाई, ये मोर देन डबल होगा। तो 2e माइनस वाई इज मोर देन डबल, क्योंकि देखो फोटोन की एनर्जी डबल हो गई लेकिन सब्ट्रैक्ट होने वाली चीज वही रही। तो पहले 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट होता था, अब 20 में से 2 हो रहा है। तो देखो एग्जांपल लो, मान लो ये एनर्जी, फॉर एग्जांपल एज्यूम
एज्यूम इसको 10, एज्यूम ई इज 10, ये 10, तो मैं बोल दूं अगर ये 10 है तो ये 20 है, तो मैं बोल दूं पहले एनर्जी डबल, तो यहां पे कितना आ जाएगा, और इसको 2 मान लो, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैं बोल दूं ये 10 है और ये 2 है, तो यहां पे 10 माइनस 2 8, यहां पे 20, 10 के डबल 20 माइनस 2 18, तो देख लो 8 और 18 में दिस इज मोर देन डबल। ए ध्यान रखना, अगर फोटोन गिरने वाले फोटोन की एनर्जी डबल कर देते तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर देन डबल हो जाता है। ये लिखा दिया, फिर लिखा रहा हूं, इफ, फिर लिखा रहा हूं, ए इस पे खूब क्वेश्चन आते हैं, इफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज डबल्ड, then stopping potential Vs, then Ke maximum और Vs है ना, दोनों में से किसी बात will be more than doubled, तो ध्यान रखना जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है या Ke मैक्सिमम वो मोर देन डबल हो जाएगा, Ke मैक्सिमम और Vs will be more than double, मोर देन डबल। ओके सर, ठीक सर, है ना, तो ये तो गलत हो गया, तो जो ट्रू लग रहा था आपको वो तो बेसिकली फॉल्स है। अब आ जाओ, सैचुरेशन करंट विल रिमेन ऑलमोस्ट सेम, ये फॉल्स है सर, क्यों फॉल्स है, देखो जो तुम्हें लग रहा है बता देता हूं, तो इंटेंसिटी डबल, तो बच्चे के दिमाग में आता है इंटेंसिटी बता, नंबर ऑफ फोटोन डबल हो गए, तो जैसे ही वो इंटेंसिटी डबल सुनता है उसकी आदत है वो नंबर ऑफ फोटोन डबल कर लेता है, और जैसे नंबर ऑफ फोटोन डबल कर लेता है वो बोल देता है फॉल्स है, कि सैचुरेशन करंट सेम का रहेगा, फॉल्स है, क्यों, क्योंकि सैचुरेशन करंट डबल हो गया, तो वो ये बोल देता है नंबर ऑफ फोटोन डबल। तो यहां से आ जाओ, तो सेकंड, अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, तो नंबर ऑफ फोटोन डबल हो गए, ए इंटेंसिटी डबल, तो डबल, तो बोल देता है कि नंबर ऑफ फोटोन डबल, हेंस n से 2n हो गए, और वो ऐसे बोलता है सैचुरेशन करंट डबल हो जाएगा, सैचुरेशन करंट ट्वाइस ऑफ सैचुरेशन करंट हो जाएगा, तो जो पहले था वो उससे डबल हो जाएगा। गलत है बात, क्यों, इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन नहीं होती, तो सर क्या होती है, तो इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन नहीं होती, तो आपने ये जो प्रेडिक्शन कर लिया वो गलत है। इंटेंसिटी क्या होती है, तो इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड, इंटेंसिटी is not number of photon, number of photon per unit area per second, photon per unit area per second, तो इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन नहीं होती, तो एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया, एनर्जी इंटेंसिटी इज, ए डेफिनेशन देख मैंने जो लिखा है, इंटेंसिटी इज एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। अब आगे गड़बड़ देखो, तो क्या मैं बोल दूं, आपने जैसे एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी डबल करी तो एनर्जी वैसे ही डबल हो गई, आपने जैसे फ्रीक्वेंसी देखो, आपने दोनों को डबल करा, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, तो बोथ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, तो जैसे ही आपने एक फोटोन की एनर्जी डबल करी, सॉरी फ्रीक्वेंसी डबल करी, एक फोटोन की एनर्जी डबल हो गई, ये हो गया एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। अब देखो, अब ये बोल दो नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड, ये इंटेंसिटी 1, ये इंटेंसिटी 2, ये इंटेंसिटी 2। हाँ अब देखना बेटा, थोड़ा सा स्लो हो गया हूं मैं, क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी 1, तो मैं बोल दूं पहली ट्यूब की पहली बार की जो इंटेंसिटी है वो h न्यू इंटू, अब देखो नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड, ये मैं बोल दूं नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड को n स्मॉल n से लिख रहा हूं ये, तो क्या मैं बोल दूं पहले अगर n गिर रहे थे, चलो कैपिटल N से लिख दो, पहले अगर n गिर रहे थे पर सेकंड और आपको इसको डबल रखना है, तो मैं बोल दूं चूंकि एक फोटोन की एनर्जी ऑलरेडी डबल है, पहले 10-10 के फोटोन गिर रहे थे, अब 20-20 के गिर रहे हैं, तो क्या मैं बोल दूं फोटोन सेम रहेंगे, n सेम, वैसे एक फोटोन की एनर्जी डबल है, तो मैं बोल दूं नंबर ऑफ फोटोन सेम रहेंगे, तो मैं बोल दूं नंबर ऑफ फोटोन पहले n थे, अब भी n ही रहेंगे, सेम रहेंगे, तो इंटेंसिटी अपने आप डबल हो जाएगी, तो इंटेंसिटी अपने आप डबल हो गई, अपने आप डबल हो गई, क्यों, क्योंकि एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन डबल है, फोटोन इटसेल्फ डबल है, एक फोटोन की एनर्जी खुद डबल है, पहले 10 का गिरा था 20 का, तो फोटोन सेम रख, जैसे याद है मैंने ए और बी में कंपेयर करा था, पीछे याद कर, मैंने ए और बी में कंपेयर करा था, ये देख
ये देख, ये देख, इसमें नंबर ऑफ फोटोन सेम है, ए और सी में देख नंबर ऑफ फोटोन सेम है, लेकिन एक फोटोन की एनर्जी डबल होने से इंटेंसिटी अपने आप डबल थी। तो इंटेंसिटी में दो चीजों का रोल होता है, एक नंबर ऑफ फोटोन और एक फोटोन की एनर्जी। हमारे जो एनसीईआरटी में या जहां पे भी बात करी हुई है वहां नंबर ऑफ फोटोन पे ही बात करी है, एक फोटोन की एनर्जी पे ध्यान नहीं दिया गया है। और जो लोग नहीं ध्यान देंगे उनके क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये एससी वर्मा क्वेश्चन है, जाके देख लो, और वहां पे एक भी एरर नहीं है, एरर फ्री बुक है वो, ठीक है। मैंने ये प्रूफ देने के लिए क्वेश्चन करवाया, जेई लेवल का IIT जेई, इतनी बातें मैं जेई में पढ़ाया करता था, और अब चूंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे को अपने आप को रोका नहीं गया। मैं चाहता तो तुम्हारे को सीधा नंबर ऑफ फोटोन बता के क्वेश्चन करवा देता, उससे तुम और ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन मेरा एम तुम्हारे को कंफर्टेबल फील करवाना नहीं है, मेरा एम है तुम्हारे तक कंसेप्ट सही पहुंचाना। तो सर मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? देखो, आपने फ्रीक्वेंसी डबल करी, फोटोन की एनर्जी 10 से 20 हो गई। अब जब 10 से 20 हो गई तो अब आप 100 फोटोन पहले गिरा रहे थे, अब भी 100 गिराओ, अपने आप इंटेंसिटी डबल हो गई। क्यों? क्योंकि 100 फोटोन पहले गिर रहे थे, 100 अब गिर रहे हैं। एक फोटोन की एनर्जी पहले 10 थी, अब 20 हो गई, फ्रीक्वेंसी डबल करने से 20 हो गई। तो पहले 1000 एनर्जी गिर रही थी, अब 2000 गिर रही, अपने आप इंटेंसिटी डबल। तो यहां पे नंबर ऑफ फोटोन सेम रहेंगे, तो मैं बोल दूं N1, तो N1 बराबर N2, बट एक फोटोन की एनर्जी है ना ये, बट E1 से E2 डबल है, E2 is twice of E1, E2 is twice of E1। तो सेचुरेशन करंट सेम रहेगा, तो सेचुरेशन करंट सेम रहेगा, फॉल्स है, ऑलमोस्ट रिमेन सेम, ट्रू, बिल्कुल सही बात है। तो जो आपको फॉल्स लग रहा था वो तो ट्रू है, और जो आपको ट्रू लग रहा था वो फॉल्स है। तो पहला ट्रू है, सेचुरेशन करंट वही रहेगा, और दूसरा फॉल्स है, आंसर इज ए। बच्चा पहले को तो बताता है फॉल्स और दूसरे को बताता है ट्रू, जबकि पहला ट्रू है, सैचुरेशन करंट वही रहेगा। अब देखो, इंटेंसिटी डबल हुई लेकिन करंट वही रहा, क्योंकि इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन नहीं होता है, इंटेंसिटी होता है कितनी एनर्जी पर सेकंड गिर रही है। यहां पे एनर्जी बढ़ने का रोल किसने प्ले करा? फोटोन की, एक फोटोन की एनर्जी ने, नॉट नंबर ऑफ फोटोन ने। तो ऐसे क्वेश्चन तगड़े बन गए, ठीक है। चलो, तो सर ये तो बड़ी जबरदस्त बात बताई आपने। अब कंफ्यूज मत हो ना आप तो नंबर ऑफ फोटोन को इंटेंसिटी समझ लेना, आपके जितना काम की बातें हैं होती, ठीक है। बाकी होता क्या है? एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड। तो इंटेंसिटी I इज इक्वल टू N नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड इनटू h न्यू, एक फोटोन की एनर्जी। ये तो लिखा है किताबों में, देख लेना, है ना, जाके किताबों में चेक करो, मैंने बात जो बताई वो, ये नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, ये एनर्जी ऑफ वन फोटोन। चलो सर, हाँ बेटा, अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। देखो सुनना ध्यान से बेटा, ये एग्जाम में 4-5 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी ऑफ फोटोन फॉलिंग ऑन कैथोड, कैथोड मतलब वही एमिटर प्लेट, है ना, इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज दिस। तो अपने काम की बात है, एनर्जी दी हुई है फोटोन की 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोई लैम्डा वैम्डा नहीं, डायरेक्ट एनर्जी दी मैंने, ठीक था। वर्क फंक्शन ऑफ कैथोड इज 5 बराबर 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब वो कैथोड प्लेट का जो है, कैथोड प्लेट है ना, कैथोड प्लेट का जो वर्क फंक्शन है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम 2.1 एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक सा। अब देखो 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैंने तीनों एक में करा दिया, ये अलग अलग क्वेश्चन है ना। एक पूछ सकता है, द पोटेंशियल दैट मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉप फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम एमिटर प्लेट, जो एमिटर प्लेट से जो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन एमिट होगा उसको स्टॉप करने के लिए कितना पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल दैट मस्ट बी अप्लाइड। अब सुनना, अब अगर इसके चारों ऑप्शन पॉजिटिव में होते तो तकलीफ नहीं थी, या नेगेटिव में होते तकलीफ नहीं थी, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव में दे दिए, जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब कंफ्यूजन बड़ा जबरदस्त हो गया। अब सुनना ध्यान से, अगर वो बोले कितना पोटेंशियल अप्लाइड करना पड़ेगा तो नेगेटिव में आंसर आएगा। याद है ग्राफ ऐसा बना था, तो वो जो पोटेंशियल अप्लाइड करना होता है वो, तो हम पॉजिटिव किसको लेते हो समझना, ये इधर देख, ये कैथोड, ये देख लो ध्यान से, ये कैथोड एंड दिस इज एनोड। पढ़ाया था जब बताया था, ध्यान नहीं किया तुम्हारा, है ना, ये कैथोड एनोड है ना। अब देखो हम इसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, इफ पोटेंशियल ऑफ एनोड, इफ पोटेंशियल ऑफ एनोड इज हायर विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, देन अपन पोटेंशियल को पॉजिटिव बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव है ना, ये ग्राफ में पॉजिटिव, तो ये जो पॉजिटिव एक्सिस है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ये क्या है, एनोड का पोटेंशियल ज्यादा है कैथोड से, ध्यान रखना। तो जब यहां प्लस होगा तो पॉजिटिव, तो एनोड अगर हायर पे है कैथोड से
यहां पे इसके कंपैरिजन में हायर पे तो पॉजिटिव पोटेंशियल, ये वाली एक्सिस उसके लिए, एनोड हायर पे होगा। ठीक साहब, ये नेगेटिव वाली कब है? जब कैथोड हायर पे होगा। यहां पे ये नेगेटिव कब होगा? ये नेगेटिव एक्सिस कब होगी? ये नेगेटिव जब कैथोड का पोटेंशियल हायर है, यानी कि एनोड लोअर पे। तो जब एनोड पे नेगेटिव, तो एनोड पे अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव है, एनोड पे पॉजिटिव तो पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव मतलब हायर। तो एनोड अगर हायर पे है तो पॉजिटिव लेते हैं, और कैथोड अगर एनोड अगर लोअर पे है तो नेगेटिव लेते हैं। ठीक साहब, तो वो बोलता ना पोटेंशियल दैट मस्ट बी अप्लाइड, तो वो यही बात कर रहा था कैथोड के रेस्पेक्ट में, तो है ना, कैथोड के रेस्पेक्ट, तो इट इज विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड। तो कैथोड के रेस्पेक्ट में विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, पोटेंशियल ऑफ एनोड, पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, ये मतलब हुआ इस बात का। तो कैथोड के रेस्पेक्ट में एनोड का पोटेंशियल कितना है? तो क्या मैं बोल दूं अगर इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो यहां नेगेटिव लगाना पड़ेगा, तो इट वुड बी नेगेटिव, तो आंसर वुड बी दिस। अब कैसे सोल्व किया हो तो तू कर लोगे ना? अरे यार, यूजिंग आइंस्टीन्स, यूजिंग फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, पीई फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो यहां से मैं बोल दूं क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी आ जाएगी? E-5, अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं ना, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे ये तो मच्छर है, 3 इलेक्ट्रॉन, खूब कराया ऐसे क्वेश्चन। तो ये आ गई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ये, और इसको E इंटू वी कर दूंगा, VS, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा 3 वोल्ट। ये एक अलग बात है। तो मैं बोल दूं कितना पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज -3 वोल्ट। लेकिन अगर ये पूछ ले तो मैं बोल दूं, अगर वो पूछे कितना पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, तो कैथोड के रेस्पेक्ट में आंसर होता है, तो कैथोड के रेस्पेक्ट में नेगेटिव करना पड़ेगा, इसलिए आंसर नेगेटिव। अगला देख, स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉप फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन विल बी। स्टॉपिंग पोटेंशियल, अब नाम दे दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल, इस स्टॉपिंग पोटेंशियल में इटसेल्फ नेगेटिव आ गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल यही है, रोकने के लिए रिक्वायर्ड पोटेंशियल, तो वो अपने आप नेगेटिव आ गया। ऐसा वहां पे भी होगा, एटॉमिक में भी करूंगा मैं। अगर वो पूछ लेता इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन की पहली ऑर्बिट में, हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट में, हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, तो आंसर आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये माइनस ये शो करता है इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड। लेकिन अगर वो बोल दे कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अपने आंसर आ जाएगा +13.6, मतलब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि वो जो बाइंडिंग एनर्जी उसमें अपने आप माइनस आ गया, उसने अपने आप कह दिया कितने से बंधा हुआ है, तो मैं बोल दूं 13.6 से बंधा हुआ है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन क्या पूछा है। एक ऐसा घन वाले में भी होता है, याद है बुलेट फायर करी तो घन पीछे, तो बुलेट की स्पीड अगर आगे 10 है और घन की पीछे 2 है, बुलेट के आगे मान लो 100 है और घन के पीछे 2 है, तो बोलता है बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 100, देन वो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते, देन एक पूछता है वेलोसिटी ऑफ गन, तो आंसर दोगे -2, अगर आंसर 2 आया तो -2, और वो बोल देगा रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, अगला अपने आप रिकॉइल लगा देगा, तो आंसर माइनस नहीं फिर प्लस में 2 मीटर पर सेकंड आएगा, क्योंकि रिकॉइल में अपने आप माइनस आ गया। रिकॉइल का मतलब ही होता है उल्टी डायरेक्शन, तो रिकॉइल मतलब पीछे की तरफ झटका गाना, तो 2 आएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी लिख दे तो माइनस उसमें आ गया, रिकॉइल लिख दे तो माइनस उसमें आ गया। फिर भी चारों ऑप्शन नेगेटिव में दिए हो तो आपने फिर तो नेगेटिविटी करना, चारों पॉजिटिव में दिए पॉजिटिविटी करना, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव है तो रिकॉइल में अपने आप माइनस आ गया, आप पॉजिटिव में टिक करोगे। सर समझ में आ रही बात? तो यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक पहले पूछा था पोटेंशियल दैट मस्ट बी अप्लाइड, तो कैथोड के रेस्पेक्ट में देखोगे तो अपने को माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि लोअर पोटेंशियल लगाऊंगा तभी तो इलेक्ट्रॉन रिपेल होगा। अब यहाँ पे बोल दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉप फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम दे दिया तो आंसर आ जाएगा। तो मैं बोल दूं फर्स्ट का आंसर, तो विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड देखते हैं पहले में, तो इधर देखो बेटा सारी चीज क्लियर हुई, तो बोल दूं आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट तो बी है ना, -3 वोल्ट। आंसर फॉर सेकेंड टाइप क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ ले स्टॉपिंग पोटेंशियल, देन आंसर वुड बी कितना ए, देन आंसर ए कितना 3 वोल्ट, क्योंकि स्टॉपिंग में नेगेटिव आ गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल में नेगेटिव, स्टॉपिंग पोटेंशियल में माइनस आ गया। ठीक है, अगला देखो, अगले ने पूछा स्टॉपिंग पोटेंशियल, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन पूछा हुआ है अभी, स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, ये पूछ दिया, हालांकि उसको लिखना नहीं चाहिए था, हाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, तो वो कैथोड के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, एनोड पे कितना मस्ट बी अप्लाइड है ना टू स्टॉप फास्टेस्ट, अब आंसर नेगेटिव में दोगे, तो आंसर फॉर थर्ड, तो उसमें स्टॉपिंग लिख दिया, लेकिन अगले ने बोल दिया विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, तो मैं आंसर इसका क्या दूंगा वापस बी, थर्ड का आंसर बी -3 वोल्ट है ना, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड पोटेंशियल पूछा है, विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड है ना, एनोड का पोटेंशियल नेगेटिव रहेगा, पोटेंशियल अब नाम बचा है तो नेगेटिव रहेगा,
ठीक है। तो जब जब विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड देते हैं तो स्टॉप करने के लिए नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ता है, लोअर पोटेंशियल लगाना पड़ता है। ध्यान रखना बेटा, ये तीनों बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये तीनों क्वेश्चन ये आपको फर्क बता देंगे कब का किसका आंसर क्या दोगे। बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है और गलतियां करके आता है, ध्यान रखना। और यही बातें रिकॉइल वाले में भी लगेगी और बाइंडिंग एनर्जी में भी लगेगी। ये बेटा अपना चैप्टर खत्म हो गया डुअल नेचर, ठीक है। अगले टर्न पे अपन एटॉमिक करेंगे, एटॉमिक के बाद एक्सरे करेंगे, है ना बेटा। एक्सरे आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन खूब क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, पढ़ेंगे अच्छे से।